ये अर्थ है, इसका मास है me, रेडियस है re। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है ऑफ मास स्मॉल m, तो इन दोनों के बीच में फोर्स क्या होगा? फोर्स विल बी g m1 m2 बाई re स्क्वायर, ये फोर्स होगा। अगर इस फोर्स को हम लोग मास से डिवाइड कर दें, फोर्स अपॉन मास, तो ये क्या आ जाएगा? दैट इज एक्सेलरेशन। दिस इज एक्सेलरेशन, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इसको हम लोग स्मॉल अल्फाबेट g से रिप्रेजेंट करते हैं। कैपिटल G का वैल्यू क्या होता है? 6.61 into 10 to the power minus 11. 6.67 into 10 minus 11। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो यहाँ पे, एक्सेलरेशन g का वैल्यू निकालो, क्या आ रहा है? 6.67 into 10 to the power minus 11 into mass of earth divided by radius का स्क्वायर। 6.4 का स्क्वायर इज 40.96 into 10 to the power 12। तो ये अप्रोक्सीमेटली आ जाता है 9.77 के आसपास। मतलब 9.8 लेके हर जगह प्रोसीड कर लेता है। डन। नेक्स्ट आते हैं एक्सेलरेशन। एक सेकंड बैक कर सकते हैं, 1 सेकंड। हो गया दक्ष? ओके, ठीक है। नेक्स्ट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी at a height h। second heading, acceleration due to gravity at a height h above the surface तो जैसे ये अर्थ है, इसका रेडियस है re, मास इज me। तो अगर हम लोग यहाँ से, ये डिस्टेंस re हो गया, यहाँ से h डिस्टेंस ऊपर गया, तो हम लोग क्या बोलेंगे? फोर्स विल बी g, मान लो इसका मास m है, तो g m1 m2 बाई re प्लस h का होल स्क्वायर। फोर्स ये होगा, मास से डिवाइड कर दो दोनों साइड, तो ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मिल गया। जी डैश मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? re स्क्वायर को कॉमन निकालो, तो ये बनेगा GME अपॉन re स्क्वायर 1 प्लस h बाई re का होल स्क्वायर। हेलो सर। हाँ दक्ष। सर स्क्वायर क्यों किया? फॉर्मूला होता है ना GM1 M2 बाई r स्क्वायर। यस सर।
आर स्क्वायर होता है ना फॉर्मूला में। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, GME बाई आर ई स्क्वायर को ऐसे ही रहने देता है, ये ऊपर जाएगा तो 1 प्लस एच बाई आर ई टू द पावर -2, ये बन गया मेरा जी डैश। ये वाला वैल्यू क्या है? लेकिन एच बाई आर ई तो बहुत छोटा हो जाएगा। अभी तो मैंने assumption नहीं लिया, अभी मैं आ रहा हूँ उस assumption पे। अभी मैं एच जनरल के लिए प्रूफ कर रहा हूँ, अगर एच बहुत छोटा होगा तो हम लोग उस पे आ रहे हैं। GME बाई आर ई स्क्वायर क्या था? स्मॉल जी है क्या? स्मॉल जी इज GME बाई आर ई स्क्वायर 9.8। ठीक है, तो मैं इस GME बाई आर ई स्क्वायर को क्या लिखता हूँ, स्मॉल जी लिख देता हूँ। तो ये बन गया स्मॉल जी इंटू 1 प्लस एच बाई आर ई टू द पावर -2। नाउ if h is much less than re, if h is much less than re, अगर मैं बहुत छोटे हाइट ऊपर जा रहा हूँ कंपेयर टू रेडियस ऑफ अर्थ, तो यहाँ पर मैं ये 1 प्लस एक्स वाला फॉर्म बन गया क्या, 1 प्लस एक्स टू द पावर n वाला बाइनोमियल। मेडिकल बैच तुम लोगों को बताया गया ये नहीं? देखो क्या होता है, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे रुक जाओ। 1 प्लस एक्स टू द पावर n जे वाले बैच में हो गया ना? हाँ सर। अगर Yes, x बहुत छोटा होता है 1 से, तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 1 प्लस n टाइम्स ऑफ x। जैसे 1 प्लस एक्स क्यूब, x अगर 1 से बहुत छोटा है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस 3x। 1 प्लस एक्स टू द पावर -3, x अगर बहुत छोटा है 1 से तो 1 प्लस -3x, ऐसा लिख सकते हैं। मेडिकल बैच स्टूडेंट्स है, नेक्स्ट क्लास जो होगा उसमें याद दिलाना, मैं तुम लोगों को मैथ्स कराऊंगा, स्टार्टिंग में ही बता देना। खुशी याद रखना, ओके ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखो क्या लिख सकते हैं, ये 1 प्लस एक्स टू द पावर n का फॉर्मेट है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज g डैश इज इक्वल्स टू g 1 माइनस 2h बाई आर ई। तो अगर हम लोग ऊपर जाएंगे तो मेरा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी घटेगा। डन। तो अगर हम लोग छोटे से डिस्टेंस का बात करें तो मेरा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लीनियरली घट रहा है ना। अगर h काफी छोटा होगा तो वो लीनियर ग्राफ में घटेगा, बट अगर h बड़ा होगा तो लीनियर नहीं होगा। ये कैसा है, ये वाला फंक्शन बन रहा है मेरा, 1/h² वाला फंक्शन बन रहा है। तो ग्राफ थोड़ी देर बाद देखते हैं। नेक्स्ट लिखो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ डेप्थ d, acceleration due to gravity, acceleration due to gravity at a depth d। तो जैसे मान लो ये अर्थ है, हम लोग इसके सरफेस से d डिस्टेंस अंदर आ रहे हैं सरफेस से, तो यहां से अगर d डिस्टेंस नीचे आ गए तो ये डिस्टेंस क्या बनेगा, आर ई माइनस डी। यहां पर मैंने एक मास रखा m। अब तो इस केस में क्या होता है,
जो अंदर वाला मास होता है ना, यहाँ वाला आर ई माइनस डी वाला जो मास होगा, बस उतना ही इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा। एक्चुअल में जो इधर वाला मास है ये इसको अपनी तरफ खींच रहा होगा, और जो नीचे वाला मास है वो नीचे की तरफ खींच रहा होगा। ये दोनों का ओवरऑल इफेक्ट क्या होता है, जीरो हो जाता है। इसको हम लोग जेई वाले क्लास में भी प्रूफ करें, बट नहीं प्रूफ करता है। ऊपर वाला जो मास खींच रहा होगा वो रेड वाला। समझा सकते, मेरे को नहीं समझ आया। हाँ ठीक है, ये देखो दक्ष क्या होता है। हम लोग बोलते हैं कि जब स्मॉल एम पे फोर्स निकालेंगे ना, जो स्मॉल एम है मेरा, तो उस पे बस ये जो रेड सर, ये ब्लू वाला जो एरिया है ना, बस इतना ही मास उस एम पे फोर्स लगाएगा, नेट फोर्स। बस ब्लू वाले के अंदर जो मास होगा वही स्मॉल एम पे फोर्स लगाएगा, आर ई माइनस डी वाले सर्किल का। क्यों? क्योंकि ऊपर में देखो, ऊपर में ये सारे मास है ब्लैक वाले, ओके सर। तो ये ब्लैक वाले अपनी तरफ खींच रहे होंगे स्मॉल एम को, राइट? यस सर। और ये नीचे में जो है, ये येलो वाला है, ये अपनी तरफ खींच रहे होंगे। यस सर। इन दोनों का ओवरऑल इफेक्ट क्या होता है, कैंसिल आउट हो जाता है। ओके सर। ठीक है, तो ब्लैक वाला डिस्टेंस कम है, मतलब मास कम होगा लेकिन डिस्टेंस भी कम है, तो फोर्स ज्यादा होगा। येलो वाले का मास ज्यादा है बट डिस्टेंस भी ज्यादा है, तो फोर्स कम होगा। ओवरऑल इफेक्ट कैंसिल आउट हो जाएगा। मेडिकल वाले में मैं प्रूफ नहीं करवा रहा हूँ, ये जेई वाले में मैं भी प्रूफ हो। नेक्स्ट आते हैं। अब देखो ये ब्लू वाले का मास क्या होगा, एम डैश से रिप्रेजेंट करता है, एम डैश का वैल्यू क्या होगा? जल्दी से, बिना पेन पेपर के। बिना पेन पेपर के जल्दी से। प्रतीक्षा आया? सर पाई आर 4/3 पाई आर क्यूब बाई एम। नहीं ना, वैसे वैसे सोचो। देखो, जब भी तुमको मास के बारे में सोचना है ना कि इसका मास क्या होगा, तो सोचो मास डिस्ट्रीब्यूटेड किसमें है, एरिया में या वॉल्यूम में? यहाँ पे वॉल्यूम में, वॉल्यूम में। अब वॉल्यूम में मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो मास किसका रेशियो आएगा, रेडियस का रेशियो आएगा। यस फाइन, सर। तो क्या आ जाएगा, मास m आर ई माइनस डी का मास ऑफ टोटल मास आर ई माइनस डी का होल क्यूब अपॉन आर ई क्यूब, क्योंकि वो जो है क्यूब का फंक्शन है रेडियस के। अगर तुम स्टेप बाय स्टेप जाके लिखो तो ऐसा लिखोगे 4/3 पाई। आंसर हो हाँ जाएगा। क्या? हाँ वो सब कैंसिल आउट हो जाएगा। ये मेरा इसका मास m ही है, तो 4/3 पाई आर ई माइनस डी का होल क्यूब का मास क्या होगा, एम ई अपॉन यूनिटरी मेथड 4/3 पाई आर ई क्यूब इंटू 4/3 पाई आर ई माइनस डी का होल क्यूब। तो ये कैंसिल आउट होना है, तो डायरेक्टली रेडियस के रेशियो के क्यूब के प्रोपोर्शनल होगा। हम लोग सीधा लिख सकते हैं। फाइन। वही अगर मान लो ये एक प्लेट होता, लेट से, तो मास क्या होता ब्लू वाले रीजन का? स्क्वायर में होता। स्क्वायर में होता आर ई माइनस डी का स्क्वायर अपॉन आर ई स्क्वायर। ठीक है, अब जस्ट अ मिनट, तुम लोग वो सेंटर ऑफ मास वाला भी किए होगे कुछ लोग, उसमें ये वाला भी था ना। जैसे मान लो यहाँ से r/4 का कट कर दिया, ठीक है, इस पूरे का मास लेट से m है, तो इसका मास क्या होगा बिना कैलकुलेशन के? पूरे का मास m है, मतलब इंक्लूडिंग दिस, तो बस इसका मास कितना होगा? जल्दी, डेस्क है।
ये आर स्क्वायर है ना, ये आर स्क्वायर का मास m है, तो आर स्क्वायर बाई 16 का मास क्या होगा, m बाई 16। सिंपल। ठीक है, तो ये सब अपना कैलकुलेशन थोड़ा टाइम बचाएगा, तो यूनिटरी मेथड लगाने में, यूनिटरी मेथड भी टाइम लेता है थोड़ा बहुत। तो अब यहाँ पर आते हैं फोर्स के बारे में। तो फोर्स क्या होगा, G m1 G m1 m2 बाई आर स्क्वायर, और मास से डिवाइड कर दो तो ये बन गया एक्सेलरेशन। तो बन गया हमारे पास G डबल डैश इज इक्वल्स टू, ये वाला टर्म क्या हो गया, स्मॉल g इंटू आर ई माइनस डी का होल क्यूब अपॉन आर ई माइनस, यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ हो गया, यहाँ पर क्यूब था, तो एक आर ई को हटा लेते हैं और बाकी आर ई स्क्वायर इधर भेजते हैं। यहाँ आर ई स्क्वायर इंटू आर ई लिख देता है, ये आर ई क्यूब को। ठीक है, तो ये वाला टर्म मेरा स्मॉल जी बन गया, तो आर ई माइनस डी का होल क्यूब अपॉन आर ई माइनस डी का होल स्क्वायर इंटू आर ई, ये बन गया जी आर ई माइनस डी अपॉन आर ई, दैट इज जी 1 माइनस डी बाई आर ई। तो अगर हम लोग अर्थ के अंदर आए तो भी हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। सर इंक्रीज कभी नहीं करेगा। इन सरफेस पे मैक्सिमम होता है। तो अगर एक प्लॉट करो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वर्सेस डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, तो कैसा प्लॉट आएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड एक्सिस डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, तो ग्राफ कैसा आएगा, डाउनवर्ड यू शेप। नहीं, एक्स वहां पे मैं डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर लिया हूँ और जो मैं प्रूव किया हूँ वो सरफेस से किया हूँ, ध्यान दो। सर मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी, आपने क्या करा है एक बार ब्रीफ में बताओगे? ये हो गया था तुम्हारा या नहीं? नहीं, अच्छा मैंने वो बताया कि जैसे मास तो अपना निकल गया था ना प्रतीक्षा, ये वाला, फिर उसके बाद मैंने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लिखा जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर, और फिर अगेन जी एम ई बाई आर ई स्क्वायर को स्मॉल जी पुट कर दिया, समझ गए सर। बस उसके बाद उसको आगे लेके, तो जी इंटू 1 माइनस डी बाई आर ई फाइनल एक्सप्रेशन आ गया। ओके, क्वेश्चन था कि मुझे प्लॉट करना था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, वेयर x is distance from the center of the earth, distance from center of the earth। डाउनवर्ड वी शेप नहीं तरुण, तुरंत जो हम लोग का वो वाला अप्रोक्सीमेशन था ना, ये तभी था ना जब h बहुत छोटा है, 1 माइनस 2h बाई आर वाला तभी था जब h बहुत छोटा है।
तो सर डाउनवर्ड पैराबोला। डाउनवर्ड पैराबोला, ठीक है। एक तो ये होगा जब आरडी से कम होगा, जब रेडियस ऑफ अर्थ जो है, मतलब डिस्टेंस जो है वो रेडियस ऑफ अर्थ से कम है, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, तो मेरा ग्राफ लीनियर बनेगा। ये देखो, ये एक्सप्रेशन आया था g इंटू 1 माइनस डी बाई आर ई, ठीक है। अगर मैं इस डिस्टेंस को x मानता आर ई माइनस डी को, तो देखो मेरा एक्सप्रेशन क्या बनता, आर ई माइनस डी को अगर तुम x मानते तो ये जी एक्स बाई आर ई बनता ना, राइट। तो लीनियर ग्राफ बन रहा है वहां पे एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस। तो स्टार्टिंग वाला प्लॉट तो मेरा लीनियर होगा, और यहाँ पर इसका वैल्यू आएगा g, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, रेडियस ऑफ अर्थ पे। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद अपना ये वाला फंक्शन बनेगा बाई 1 प्लस एच स्क्वायर वाला फंक्शन है। तो ये ग्राफ कुछ इस टाइप का होगा। स्टार्टिंग वाले पार्ट में तुम बोल सकते हो कि ये लीनियर होगा, थोड़ा सा एच बहुत छोटा है तो। Done? हाँ खुशी, देखो सेकेंड पार्ट जो है ये वाला इसका एक्सप्रेशन क्या आया था हमारे पास, g अपॉन ये वाला टर्म g है, g अपॉन आर डी प्लस एच का होल स्क्वायर अपॉन आर ई स्क्वायर, g अपॉन आर डी प्लस एच का होल स्क्वायर अपॉन आर ई स्क्वायर, ऐसा फंक्शन है ना खुशी। ये वाला एक्सप्रेशन देखो, हाँ। तो अब देखो ये वाला जो फंक्शन है ना ऐसा 1 अपॉन इसका, तो ये ग्राफ यही वाला तुम लोग को पता है ऐसा ग्राफ बनाना होगी खुशी। अगर तुमको नहीं आ रहा है तो अलग अलग थोड़ा बहुत एच का वैल्यू ले लो और फिर सब्स्टिट्यूट करके देख लो क्या बन रहा है। आज कुछ मान लो, 2-3 पॉइंट निकाल लो, फिर ग्राफ ड्रॉ कर दो। या फिर ये y इक्वल टू 1/x² वाला ग्राफ है। ओके नेक्स्ट, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट हेडिंग दो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। जैसे मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है m1, ये फिक्स्ड है, ये मूव नहीं कर रहा है, और यहाँ पर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है m2। सर लास्ट स्लाइड। डन। एक ऑब्जेक्ट है m2 जो m1 से अभी मेरी वो let's say- प्रॉब्लम हो रही थी। क्या दक्ष, उससे ग्राफ का लीनियर तक समझ आया था सर, फिर उसके बाद का नहीं समझ आया क्योंकि मेरी थोड़ी कनेक्टिविटी इश्यूज। ये देखो, ये इसको ट्रीट करो, ये y वाला है, तो ये Yes, y sir. इक्वल टू 1/x² टाइप का ग्राफ होगा। यस सर। तो ये 1/x² ग्राफ कैसा होगा, ऐसा, यस सर। ठीक है। सर कट करेगा क्या? क्या नहीं, वो एसिम्प्टोटिकली इन्फिनिटी पे जाएगा, क्योंकि जीरो जीरो तो नहीं होगा ना, जीरो तो इन्फिनिटी पे होगा ना, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एसिम्प्टोट पता है, हाँ सर। वही वो एसिम्प्टोटिकली टच करेगा इन्फिनिटी पे। मेडिकल वाले स्टूडेंट, एसिम्प्टोट होता है जो ग्राफ को इन्फिनिटी पे टच करे, जैसे ये ग्राफ जो है इन्फिनिटी पे जाके टच करेगा इसको, तो इसको हम लोग बोलते हैं एसिम्प्टोट।
जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। अब दो ऑब्जेक्ट है हमारे पास m1 और m2, दोनों के बीच का सेपरेशन है r2। अब मुझे क्या है, इस m2 को m1 के पास लाना है, लेट से पास लाते लाते r1 तक ले आना है। तो मुझे कितना वर्क डन करना पड़ा होगा? इनिशियली ये था r2 पे था और ये फाइनली मुझे r1 पे लाना है। तो वर्क डन कैसे निकालें? वर्क डन बाई s। तो जैसे मान लो ये किसी स्टैंड पे r डिस्टेंस पे है, तो ये m1 जो होगा ये इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा, m1 इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा g m1 m2 बाई r स्क्वायर से। अगर मुझे इसको स्लोली लाना है तो मुझे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा। कितना? सेम। तो फोर्स बाई s शुड बी g m1 m2 बाई r स्क्वायर। अब मान लो ये फोर्स लगाने के कारण इसने dr डिस्प्लेसमेंट मूव किया, ठीक है, ये dr डिस्प्लेसमेंट मूव किया, तो हम लोग बोल सकते हैं वर्क डन बाई s क्या होगा? वर्क डन बाई s इज इक्वल्स टू f into dr with a minus sign। राइट? तो ये क्या बन जाएगा? g m1 m2 बाई r स्क्वायर इंटू dr। अच्छा, अब देखो ये dr पॉजिटिव क्वांटिटी होगा या नेगेटिव क्वांटिटी होगा? अगर मैं r की फ्रेम में देखूं तो r घटा रहा है वो, तो नेगेटिव। नेगेटिव। तो dr खुद नेगेटिव है, तो मैं एक प्लस डाल दूं यहाँ पे? सर हाँ या ना? dr नेगेटिव कैसे हो आप प्लीज बताओ। dr नेगेटिव इसलिए क्योंकि r घट रहा है ना। r का वैल्यू देखो, अगर मेरा यस ऑब्जेक्ट इधर सर। मूव कर गया तो r कम हो गया, यस तो मैं सर। dr ऑलरेडी नेगेटिव है, हम्म। तो मैंने एक प्लस साइन डाल दिया यहाँ पे। वर्क डन बाई s, ये dr नेगेटिव होगा, तो ओवरऑल मेरा क्वांटिटी नेगेटिव में आ रहा है, वर्क डन बाई s। अब अगर मैं टोटल वर्क डन बाय का बात करूं, टोटल वर्क डन, तो ये क्या होगा? इंटीग्रल ऑफ f डॉट ds, दैट इज इंटीग्रल ऑफ g m1 m2 बाई r स्क्वायर इनटू dr। कहां से कहां तक? इनिशियली r2 था r1 तक, तो ये बन गया g m1 m2 1 बाई r स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 1 बाई r, लिमिट r2 टू r1, g m1 m2 तो ये बन गया अपना g m1 m2 माइनस 1 बाई r1 प्लस 1 बाई r2। मुझे आया इधर वाला। क्या? ये आपने अभी क्या किया ये नहीं समझ आया। ये वर्क डन बाय आज तक समझ आया सर, फिर ये क्या किया? इंटीग्रेट किया। 1 बाई r स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस 1 बाई r ना। यस। r टू द पावर माइनस 2 का इंटीग्रेशन r टू द पावर माइनस 2 प्लस 1, दैट इज माइनस 1 अपॉन माइनस 1 होगा ना दक्ष? तो ये माइनस 1 बाई r बन गया। अब देखो ये जो मैंने वर्क किया, ये मेरे द्वारा मतलब मैंने इतना वर्क किया, ब्लॉक मूव तो कर नहीं रहा है, ब्लॉक को मैंने स्लोली मूव कराया है, तो ये वर्क कहाँ गया होगा? जो मैंने ये वर्क किया वो कहाँ गया होगा? जो मैंने वर्क किया ये कहाँ गया? इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गया होगा बिटवीन द टू मासेस। यहाँ तक नोट हो गया है? हो गया?
Yes. Okay, so work done by S gets stored. तो सर हाँ, फिर 1 सेकंड से बैक कर सकते हो, सिर्फ 1 सेकंड। यस gets stored in the form of potential energy. तो अब देखो अपने पास वर्क डन क्या था, वर्क डन का एक्सप्रेशन माइनस GM1M2 माइनस 1/R1 प्लस 1/R2, GM1M2 माइनस 1/R1 प्लस 1/R2। अगर मान लो हम लोग इन्फिनिटी से ऑब्जेक्ट को ला रहे होते हैं, क्या होता इन्फिनिटी? तो इफ M2 was initially at infinity, so this implies R2 infinity होता, और हमें वर्क डन क्या करना होता, GM1 M2 R2 को इन्फिनिटी पुट करो तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, तो माइनस 1/R1। और यही क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड बिटवीन टू मास। सर इसका डेरिवेशन आ सकता है क्या पेपर में? हाँ, नहीं मैं स्कूल के पेपर में पूछ रहा हूँ सर। हाँ आ सकता है। ओके सर। अच्छा सर, पोटेंशियल है, हाँ सर आप मेरे को बाद में थोड़ा सा, अगर आपके पास कभी एक्स्ट्रा टाइम है, मेरे को इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन थोड़ा पढ़ा सकते हो क्या सर? ठीक है, तो कभी भी मैं सेंटर पे रहूंगा ना उस दिन आ जाना। ओके सर। अच्छा पोटेंशियल एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है? पोटेंशियल एनर्जी स्केलर क्वांटिटी, कोई भी एनर्जी होगा वो स्केलर होगा। डन। क्वेश्चन, जैसे मान लो ऐसा, हेलो एक सर, हाँ वो नोट करना था सर। हो गया दक्ष? यस। ओके, क्वेश्चन अगर ऐसा है, मान लो M1 M2 M3 ये डिस्टेंस है A B C, फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम, फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम। आगे आंसर, इन दोनों के बीच में कितना एनर्जी होगा? G
m1 m3 बाई a, इन दोनों के बीच में g m1 m2 बाई b, और इन दोनों में g m2 m3 बाई c। बस ये मेरा पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। सिंपल सा है। यस ओके, मान लो अब हमारे मेरे को पास इसके आगे तो कुछ नहीं करना, तीनों की पोटेंशियल एनर्जी निकालने के बाद। बस ऐड कर दो, पोटेंशियल एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है ना, यस सर। सीधा ऐड कर दो। हाँ, ये क्वेश्चन जल्दी से करना, देखते हैं कितना टाइम लगता है। m, ये सारे मास m है और ये क्यूब है ऑफ साइड लेंथ a। तो बताना है पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम क्या होगा। सारे वर्टेक्स पे हमने m चार्ज रखा है। सो 28 g m square by तुमने सही यूज तो सही किया पीएनसी का, बट थोड़ा गड़बड़ कर दिया कहीं पे। नेगेटिव। क्या तुमने ये सही यूज किया कि पीएनसी का 28 निकाल दिया, बट सारे का डिस्टेंस ए है क्या? सारे मास के बीच का डिस्टेंस नहीं ना। क्योंकि मैथ्स वाले स्टूडेंट 28 दिख रहा है तुम लोग को, ये नहीं दिख रहा है 28 टर्म्स आएंगे मैथ्स वाले स्टूडेंट्स। 8 मास है, 8 में से कोई भी दो का कॉम्बिनेशन ले लो तो ये सर आप बनेगा 8। क्वेश्चन, सर आप प्लीज क्वेश्चन रिपीट करना एक बार। क्वेश्चन ये है कि फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम। स्टोर्ड इन द सिस्टम, सारे वर्टेक्स पे m मास है और ये क्यूब है ऑफ एज लेंथ a। ओके, मेडिकल वाले स्टूडेंट्स इसका आंसर बताएंगे। तो मैं बोलूं आंसर? हाँ खुशी मेडिकल हो ना? हाँ ठीक है, बताओ क्या आएगा। माइनस जी एन स्क्वायर बाई ए इंटू 12, बाद में माइनस जी एन स्क्वायर बाई ए रूट 2 इंटू 12 और हाँ। माइनस जी एन स्क्वायर बाई ए रूट 3 इंटू 4। सही है। तो कैसे स्टार्ट करना है, हमें कॉम्बिनेशन बनाने हैं। तो जैसे ये दोनों मास लिया, इन दोनों मास के बीच का सेपरेशन है a। तो जो भी मास, ऐसा ये भी a, ये भी a, ये भी a, तो जो भी मास एज के लॉन्ग है उन दोनों का सेपरेशन a होगा। तो वैसे डेफिनेटली हमारे पास कितने एज है? 12 एज है, तो 12 कॉम्बिनेशन बनेंगे और इनके सब बीच का सेपरेशन क्या है? a। तो -12 gm स्क्वायर बाई a। नेक्स्ट आता है फेस डायगोनल। हर फेस पे 2 डायगोनल, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनाओ तो a रूट 2 सेपरेशन हो गया। इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनाओ तो a रूट 2 सेपरेशन हो गया। हर फेस पे 2 डायगोनल और ऐसे 6 फेस, तो 12 डायगोनल, 12 फेस डायगोनल और सबका पोटेंशियल एनर्जी a रूट 2। अब बात करो बॉडी डायगोनल का। 1 2 3 4 बॉडी डायगोनल होंगे और उसका सेपरेशन क्या होता है? a रूट 3। तो 4 gm स्क्वायर बाई a रूट 3। फाइन।
मेडिकल वाले स्टूडेंट भी एक चीज देख लो, जैसे मान लो अगर हमारे पास 8 ऑब्जेक्ट्स है ना, उसमें से मुझे दो दो का पेयर बनाना है, तो उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास 8C2, 8 में से कोई दो चीज लेना है। और C को हम लोग ऐसा लिखते हैं 8 फैक्टोरियल अपॉन ये 2 फैक्टोरियल लिखते हैं यहाँ पे, और इंटू 8 माइनस 6 फैक्टोरियल होता है। तो ये बनता है 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 इंटू 6 फैक्टोरियल, 2 इंटू सॉरी 8 माइनस 2 फैक्टोरियल, तो 2 इंटू 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल, और 28 कॉम्बिनेशन बनने चाहिए। तो देखो खुशी, तुम्हारा 28 बन रहा है, 12 प्लस 12 24 प्लस 4 28। तो ये चेक कर सकते हैं कि हमारा टोटल नंबर ऑफ पेयर सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। सर तो वो कैसे पता चलेगा कि ये फाइनल क्या रहेगा, मतलब अगर अगर सारी चीजें अलग है, सारी मतलब चीजें 3 अलग है, चीजें अलग है। हाँ, तो तुम टोटल बता सकते हो, लेकिन सबका सेपरेशन अलग अलग है ना। तो देखो जिसने सबसे पहले आंसर दिया था 28 GM² बाई ए, किसका आंसर था? मेरा था। हाँ तरुण। तो तरुण ने डायरेक्टली क्या किया, कॉम्बिनेशन फाइंड कर लिया। 8 ऑब्जेक्ट है तो वो कितने तरह से कॉम्बिनेशन बन सकता है, दैट इज 8C2, वो 28 बोल दिया, और बोल दिया 28 GM² बाई ए। बट यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो गया, सारे ऑब्जेक्ट के बीच का सेपरेशन ए नहीं है। सही है ना तरुण? खुशी? हाँ सही। खुशी ठीक है। तो अगर तुमको नेट Yes. निकालना है ना, तो तुमको इंडिविजुअली देखना ही पड़ेगा वहां पे क्या क्या बन रहा है। डन? ओके, नेक्स्ट हेडिंग दो, बाइंडिंग एनर्जी। अब ये सोचो कि हम लोग अर्थ पे क्यों है, मतलब अर्थ के सरफेस पे क्यों है। तो अर्थ पे सरफेस पे हम लोग है, एक तो तुम बोल सकते हो ग्रेविटी लग रहा है, हमें नीचे की ओर खींच रहा है। दूसरा हम लोग ऐसा स्टेटमेंट दे सकते हैं कि ये अर्थ है, ये मैं हूं, तो अर्थ मुझे, मेरा ये मास ऑफ अर्थ है, ये रेडियस ऑफ अर्थ है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि हम दोनों, मेरे और अर्थ में जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है, दैट इज -GMEM बाई RE। मेरे और अर्थ में इतना पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है, राइट? तो बेसिकली इस एनर्जी को ही हम लोग बाइंडिंग एनर्जी भी कभी कभी बोलते हैं, जब अर्थ का बात कर रहे हैं या किसी सैटेलाइट का बात कर रहे हैं। तो अर्थ मुझे इतने एनर्जी से बाइंड कर रखा है, अर्थ हैज बाइंडेड मी with energy GMEM बाई RE। इतने एनर्जी से हम लोग को बाइंड कर रखा है, इसलिए हम लोग बाइंडिंग एनर्जी क्या बोल देंगे, बाइंडिंग एनर्जी इज GMEM बाई RE। अब इतने एनर्जी से मुझे बाइंड रखा है, अगर समहाउ मुझे किसी सोर्स से या कहीं से इतना एनर्जी मिल जाए पॉजिटिव में, तो अर्थ मुझे बाइंड कर पाएगा क्या? इतना या इससे ज्यादा एनर्जी मिल जाए तो अर्थ मुझे बाइंड कर पाएगा क्या? नहीं। नहीं। सो नेक्स्ट पॉइंट करके लिख लो, if we get energy, if we get energy more than GM, more than or equal to binding energy somehow, अगर हमें इतना एनर्जी मिल जाता है, then earth cannot bind us, and we will escape, and we will escape from the gravitational pull of earth, from the gravitational pull of earth। सर, हाँ, जो बाइंडिंग एनर्जी आपने जो नीचे लिखी है वो नेगेटिव नहीं होगी? नहीं वो नेगेटिव नहीं होगी, मतलब उस एनर्जी से मुझे बाइंड कर रखा है ना, तो मैं अच्छा उसको बेसिकली ठीक है। पॉजिटिव वैल्यू ले रहा हूँ। यस।
डन। सर 1 मिनट। सर हो गया। हो गया। नेक्स्ट हेडिंग दो, escape energy oblique escape velocity, escape energy oblique escape velocity। ठीक है, अब अर्थ मुझे बाइंड कर रखा है gm1 m2 by r से। अगर जैसे मान लो एक पेबल, कोई स्टोन लिया, इसको मैंने ऊपर फेंका v वेलोसिटी से, तो अर्थ इसको कितना है, अर्थ इसको बाइंड कर रखा है किससे, g m by r से। अगर मैं इससे ज्यादा एनर्जी दे दूं, ज्यादा या इक्वल एनर्जी दे दूं, तो हमारा क्या होगा, वो पेबल क्या होगा, एस्केप कर जाएगा। तो पेबल को हम लोग कौन से फॉर्म में एनर्जी दे रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। तो अगर मैं हाफ mv² ग्रेटर देन gmem by r दूं, तो पेबल एस्केप कर जाएगा टू इंफिनिटी। पेबल विल एस्केप टू इंफिनिटी, इंफिनिटी। अब देखते हैं यहाँ से क्या वैल्यू आ रहा है, सॉल्व करो। तो दिस implies mm gets cancelled, v should be greater than equal to under root 2gme by re। एक बार वैल्यू डाल के देखो तो क्या आ रहा है। RE 6.4 into 10 to the power 6। सर एक बार हम स्पेस में आ गए तो सन हमें अपनी तरफ खींचे। हाँ हाँ हाँ, सन भी खींचेगा और जितने सारे प्लैनेट है सब खींच रहे होंगे तुमको। तो यार है 12.5 into 10 to the power 24 minus 6 18, 18 minus 11, 10 to the power 7। तो बच गया 125 into 10 to the power 6, that is approximately 11.2 into 10 to the power 3। तो अगर मेरा वेलोसिटी जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 11.2 into 10 to the power 3 मीटर पर सेकेंड, दैट इज 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड से ज्यादा हुआ, तो मेरा स्टोन क्या हो जाएगा, या पेबल जो क्या होगा, वो बाहर निकल जाएगा अर्थ से। बट 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड से किसी चीज को फेंकना, कोई फेंक सकता है कुछ? अगर हम लोग वैसा कुछ मशीन डेवलप करें और फिर उससे फेंके इतने स्पीड से, तो निकल जाएगा। जैसे 11.2 किलोमीटर कितना हुआ, सीवुड से खारगर आई थिंक 8 किलोमीटर होगा, सीवुड से खारगर, तो उससे भी ज्यादा, एक सेकेंड में उससे ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना है। अगर इतने स्पीड से हम लोग फेंकेंगे तो बाहर निकल जाएगा। डन। अच्छा, यहाँ पर एक और फॉर्मूला निकाल सकता है यहाँ पे। एक काम करते हैं, ये वाला जो एक्सप्रेशन है ना, ये वाला, इसको आरई से मल्टीप्लाई कर दो और आरई से डिवाइड कर दो।
कोई दिक्कत नहीं। ये वाला टर्म देखो क्या बन गया, स्मॉल जी बन गया क्या? तो हम लोग बोल सकते हैं एस्केप वेलोसिटी इज ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट 2g इनटू रेडियस। डन। याद रखना ये डेटा 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट आता है टोटल एनर्जी। तो कोई भी एक अर्थ है और इसका मास है m, इसका रेडियस है r, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, इसका वेलोसिटी है v। तो अगर हम लोग टोटल एनर्जी का बात करें तो टोटल एनर्जी विल बी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, दैट इज माइनस g m बाई r प्लस हाफ mv स्क्वायर। दूसरे टर्म में हम लोग ये बोल सकते हैं इफ टोटल एनर्जी इज ग्रेटर देन 0, टोटल एनर्जी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, हम लोग बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट विल एस्केप। तो बात सेम है क्या पिछले वाला और ये वाला? यस। तो अगर टोटल एनर्जी मेरा ग्रेटर देन 0 है, ऑब्जेक्ट विल एस्केप। डन। नेक्स्ट हेडिंग दो अर्थ सैटेलाइट। अर्थ सैटेलाइट। सैटेलाइट क्या होता है? वो अर्थ के राउंड रिवॉल्व करता है। जैसे ये अर्थ है, सैटेलाइट यहाँ पे रिवॉल्व कर रहा होगा। ये अर्थ है और मान लो ये सैटेलाइट है। एक एक्सप्रेशन डिराइव कर सकते हो क्या? मान लो इसका रेडियस r है और ये हाइट h है, तो इस सैटेलाइट का स्पीड क्या होना चाहिए? सो दैट ये सर्कुलर पाथ में घूमते रहे अर्थ के राउंड। हाफ mv स्क्वायर लेस देन इक्वल टू g m1 m2 by r। नहीं, हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर को तुम किससे इक्वेट कर रहे हो? हाफ mv स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी हुआ और g m1 m2 by r इज पोटेंशियल। अच्छा, एनर्जी इक्वेट कर रहे हो, ठीक है, बट उससे क्या फायदा होगा? उससे लेस रहेगा तो फिर उससे लेस रहेगा तो 0 रहेगा। ठीक है, उससे लेस रहेगा तो एस्केप नहीं करेगा, तुम ये इंश्योर हो गया। लेकिन ये कहाँ इंश्योर होगा कि वो सर्कुलर पाथ में ही मूव करेगा? सेंटर की तरफ लग रहा है ना फोर्स। तो उसने हाफ mv स्क्वायर बोला है। हाफ mv स्क्वायर इज काइनेटिक एनर्जी। आरी में एच ऐड कर देंगे ना? एक मिनट, काइनेटिक एनर्जी में कहा आरी में ऐड? काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी, यूज होगा ना, कुछ और यूज होगा। सर्कुलर मोशन वाला कॉन्सेप्ट यूज होगा ना। हाँ खुशी, mv स्क्वायर बाय r। mv स्क्वायर बाई r। तो यहाँ पर एक फोर्स लग रहा होगा, ये अट्रैक्ट कर रहा होगा इसको। किस फोर्स से? g m1 m2 बाई r e प्लस h का होल स्क्वायर, इससे ही अट्रैक्ट कर रहा होगा।
और अगर कोई भी चीज सर्किल में घूम रहा है जिस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस कर रहा होगा, एम वी स्क्वायर बाई आर ई प्लस एच, या फिर सेंट्रीपेटल के टर्म में बोलो तो जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर सेंट्रीपेटल फोर्स दे रहा होगा। तो ये जस्ट बैलेंस आउट हो रहा होगा और हम लोग एक्सप्रेशन लिख सकते हैं एम वी स्क्वायर बाई आर ई प्लस एच शुड बी इक्वल टू जी एम ई एम बाई आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। ये आर ई प्लस एच कैंसिल आउट हो गया, एम एम कैंसिल आउट हो गया, वेलोसिटी आ गया अंडर रूट जी एम ई बाई आर ई प्लस एच। हेलो सर। हाँ दक्ष। सर मेरे को ये वाला पार्ट समझ नहीं आया, एक बार आप वापस समझा सकते हो? हाँ दक्ष, देखो अगर कोई भी चीज सर्कुलर मोशन में होता है, सर्कुलर मोशन पढ़े हो दक्ष? सर्कुलर मोशन किए हो? यस सर। यस सर। हाँ, तो कोई भी चीज अगर सर्किल में घूमता है तो उस पर एक एम वी स्क्वायर बाई आर फोर्स लगता है। यस सर। सेंट्रीफ्यूगल वाले के टर्म में अगर उसके फ्रेम में सॉल्व करें तो एम वी स्क्वायर बाई आर बाहर फोर्स लगा और अंदर की ओर फोर्स क्या लग रहा होगा, जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर। यस सर। जहाँ पर आर ये लेंथ है, आर इज आर ई प्लस एच। ठीक है दक्ष? यस सर। तो बस दोनों फोर्स को इक्वेट कर दिया। दक्ष सही है? यस सर। ओके ओम, जस्ट अ मिनट। इसका टाइम पीरियड बता दो, कितने टाइम में घूमेगा, कितना टाइम लगेगा उसको रिवॉल्व करने में। हाँ ओम, तुम तक तो देखना। ओके, 2 पाई आर प्लस एच कैसे किया खुशी? The time period distance by velocity will be pi r हाँ by ठीक है, तो डिस्टेंस हो गया 2 पाई आर डी प्लस एच अपॉन वेलोसिटी। बस यही किया, सेम काम किया ना खुशी? यस ओके, अपॉन अंडर रूट जी एम ई बाई आर ई प्लस एच। ये टी कैसे निकला? देखो ऊपर क्या टी कैसे निकाला है टाइम? टाइम क्या होगा दक्ष, जितना डिस्टेंस मूव किया अपॉन यस सर। स्पीड, तो डिस्टेंस इज 2 पाई आर। यस सर। ठीक है, डन। अच्छा, अब इस सैटेलाइट को मुझे और कितना एनर्जी देना पड़ेगा सो दैट ये एस्केप कर जाए? हाउ मच मोर एनर्जी we have to give to the satellite so that it can escape? How much
more energy we have to give to this satellite. We have to give to this satellite so that it can escape. आ गया? तो सबसे पहले तो टोटल एनर्जी फाइंड करता है. टोटल एनर्जी क्या होगा? काइनेटिक प्लस पोटेंशियल. काइनेटिक इज हाफ mv स्क्वायर प्लस पोटेंशियल इज माइनस g MEM by RE प्लस h. v को पुट कर देते हैं अंडर रूट GME by RE प्लस h. GME by RE प्लस h. तो हाफ m GME by RE प्लस h माइनस GME M by RE प्लस h. तो देखो इसका टोटल एनर्जी क्या आ गया? -1/2 GME M by RE प्लस h. ये इसके पास टोटल एनर्जी है अभी. अगर मुझे स्केप कराना है तो क्या करना होगा? इतनी एनर्जी देनी होगी. इतनी एनर्जी और देनी होगी मॉडुलस में. फॉर एस्केप हमने देखा था क्या? टोटल एनर्जी शुड बी ग्रेटर देन 0. तो अभी उसके पास एनर्जी है माइनस GMEM बाई ट्वाइस ऑफ RE प्लस h प्लस मान लो मैंने E एनर्जी दिया. दिस शुड बी ग्रेटर देन 0. तो यहां से आ जाएगा E शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू GMEM अपॉन ट्वाइस ऑफ RE प्लस h. मुझे इतना एनर्जी और देना पड़ेगा. ये ध्यान देना, ये हमने तब किया है जब सैटेलाइट परफेक्ट सर्किल में घूम रहा था. अगर सैटेलाइट रुका हुआ होता तो काइनेटिक एनर्जी वाला टर्म नहीं आता. तो तुमसे क्वेश्चन में ऐसा बोर्ड वाले में तो नहीं पूछेगा. बोर्ड वाले में बस इतना ही पूछेगा. जेई वाले में पूछ सकता है कि अगर वो सैटेलाइट रुका हुआ है तो कितना है, मूव कर रहा है तब कितना है. बोर्ड वाले में बस मूव कर रहा है तब कितना है वाला पार्ट. सर सैटेलाइट अगर रुका है तो वो अंदर की तरफ घुस जाएगा ना ग्रेविटी के अंदर की तरफ गिर जाएगा. मान लो समाव मतलब ऐसा क्वेश्चन पूछा तो काइनेटिक एनर्जी होगी. हाँ मतलब ऐसा क्वेश्चन पूछा कि उस इंस्टेंट पे मैंने h हाइट पे ले जाके सैटेलाइट को छोड़ दिया. जस्ट छोड़ा है, उसको वेलोसिटी नहीं दिया है टेंजेंशियल. सैटेलाइट कैसे लॉन्च करते हैं पता है? शायद बताया था एक दिन. हाँ ना? ठीक है. सैटेलाइट को हम लोग क्या करते हैं? जस्ट अ मिनट. तो जब सैटेलाइट भेजना होता है तो हम लोग सैटेलाइट को सीधा ऊपर भेजते हैं, सीधा. फिर उसको ये ऐसा है सैटेलाइट, ऐसा है. उसको हम लोग रोटेट कराते हैं इस तरफ और फिर इसको वेलोसिटी देते हैं सो दैट ये घूम जाए. इतना वेलोसिटी देते हैं. जो अपना वो था ना, घूमने के लिए जो वेलोसिटी रिक्वायर्ड था अंडर रूट GME बाई RE प्लस h, उतना वेलोसिटी देते हैं और ये घूम जाता है. तुमसे अगर ऐसा क्वेश्चन बोला कि मान लो मैंने इसको बस घुमा दिया और वेलोसिटी नहीं दिया, तो इस इंस्टेंट पे इसको मुझे और कितना एनर्जी देना पड़ेगा सो दैट वो एस्केप कर जाए. फाइन. यस.
हाँ खुशी, माइनस ऑफ यू। ओके, नेक्स्ट हेडिंग दो, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होता है? ये अर्थ है, नॉर्थ साउथ, अर्थ रोटेट कर रहा है, ठीक है। ये इसका इक्वेटोरियल प्लेन है, इक्वेटोरियल प्लेन है ये। अगर इस प्लेन में आगे कहीं पे भी सैटेलाइट हो, यहाँ पे इस प्लेन में, और ये अर्थ के अबाउट रोटेट कर रहा हो, सच दैट इस सैटेलाइट का जो टाइम पीरियड है वो 24 आवर्स हो, तो क्या होगा? अर्थ के उसको एक रिस्पेक्ट ही में लोकेशन स्टेशनरी पे। रहेगी। हाँ, अर्थ के रेस्पेक्ट में वो सैटेलाइट मुझे एक ही पॉइंट पे दिखेगा, हाँ या ना? तो इसलिए हम लोग इसको जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बोलते हैं। स्टेशनरी मतलब रुका हुआ। तो बस ये इंश्योर करना है कि उसका टाइम पीरियड 24 आवर्स होना चाहिए और अर्थ के इक्वेटोरियल प्लेन में होना चाहिए। तो नोट कर लो, सैटेलाइट्स, अफसोस जस्ट अ मिनट, अफसोस कोई डाउट? नहीं सर। सर इक्वेटोरियल प्लेन में होना जरूरी क्यों है? हाँ, तुमको अर्थ मान लो यहाँ पे है, ठीक है, मतलब तुम यहाँ पर खड़े हो और सैटेलाइट यहाँ है, तो तुम्हारे लिए वो सैटेलाइट स्टेशनरी होगा या नहीं होगा? ऐसा अगर देखो तो इक्वेटोरियल प्लेन में अपना ऐसा घूम रहा है, तुम्हारे लिए क्या होगा? ये तुम यहाँ हो, सामने वाला पॉइंट है, यहाँ पे भी तुमको स्टेशनरी दिखेगा। एक मिनट, यहाँ से अगर हम लोग थीटा एंगल घूमे तो वो भी थीटा एंगल घूम जाएगा, राइट। अगर मैं और घुमा तो फिर ये भी घूम जाएगा। हाँ, हमेशा मुझे सामने ही दिखेगा ये। इससे अगर मैं इसके रिस्पेक्ट में बात करूँ, यहाँ पे एक आदमी है तो उसके लिए वहां है, और अभी जब ये पीछे घूम जाएगा तो भी उधर दिखेगा, सामने ही दिखेगा। हाँ, ये हमेशा सामने ही दिख रहा है इसको तो। सर ये प्लेन हॉरिजॉन्टल नहीं होना चाहिए। कौन सा प्लेन? ये जो प्लेन बनाया अपने बीच में। नहीं नहीं, ये तो मैंने इक्वेटर वाला बनाया है, ये इक्वेटर है ना, ठीक है। तो इक्वेटर वाला जो पूरा ये ये वाला जो कवर करेगा, उसका प्लेन मैंने बनाया था ये। चलो एक बार मैं ये सोचता हूँ, मतलब एनसीईआरटी में तो ऐसा लिखा है कि इक्वेटोरियल प्लेन पे होना चाहिए। ये एक बार मैं सोच के बताता हूँ कि क्यों इक्वेटोरियल प्लेन पे जरूरी है, ठीक है। ओके। So satellite in a circular orbit around the sun. Satellite in a circular orbit around the Earth in equatorial plane. In equatorial plane with time period equal to 24 hours are called geostationary. Are called geostationary.
जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। यस खुशी, आ रहा हूँ उस पे, मतलब उस पे मैं नेक्स्ट क्लास में तुमको बताता हूँ कि कौन से प्लेन में एक्चुअली। मुझे तो लग रहा है सारे में होना चाहिए, वो मुझे स्टेशनरी दिखेगा सारे पे। चलो एक बार नेक्स्ट क्लास में बताता हूँ ये क्या प्रॉब्लम हो रहा है। डन। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। एक लास्ट चीज बच गया तो तुम्हारे बुक में नहीं है, एनसीईआरटी में, बस थोड़ा सा देख लो। इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ, इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ, रोटेशन ऑफ अर्थ। जैसे ये अर्थ है, मैं किसी भी रैंडम से पॉइंट का बात कर रहा हूँ, लेट्स से इस पॉइंट का बात कर रहा हूँ जहाँ पे ये एंगल थीटा बना रहा है इस लाइन से, वर्टिकल एक्स से। लेट्स से ये एंगुलर स्पीड ओमेगा से घूम रहा है। यहाँ पर एक आदमी कंसीडर करो, इस आदमी पे कौन कौन सा फोर्स लग, मतलब एक तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा होगा, कैपिटल स्मॉल जी, इस डायरेक्शन में। और कौन सा फोर्स और कौन सा एक्सेलरेशन होगा इसका? एक नॉर्मल भी लग रहा होगा ना। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपेटल। और उसको हम लोग बोल सकते हैं कि अगर मैं आदमी के फ्रेम में देखूं तो ये वाला लेंथ जो होगा, ये रेडियस ऑफ अर्थ है, तो ये आर ई साइन थीटा होगा, और इस पर बाहर की ओर ओमेगा स्क्वायर टाइम्स ऑफ आर ई साइन थीटा लगेगा। या फिर अगर फोर्स के टर्म में बात करो तो इस पर एक एम जी फोर्स इधर लग रहा है और एक एम ओमेगा स्क्वायर आर ई साइन थीटा फोर्स इधर लग रहा है। ये एंगल होगा 90 माइनस थीटा। तो इसका इधर वाला कंपोनेंट लो तो ये बनेगा एम ओमेगा स्क्वायर आर ई साइन स्क्वायर थीटा। तो नेट फोर्स क्या लग रहा है इस डायरेक्शन में, ब्लैक वाले डायरेक्शन में नेट फोर्स इज एम जी माइनस क्या, नॉर्मल भी तो होगा फिर। नॉर्मल भी होगा, हाँ ठीक है, मतलब बेसिकली नॉर्मली फाइंड कर ले रहे हैं। नॉर्मल जो मेरा नेट फोर्स है वही नॉर्मल के बराबर होगा, ठीक है। नॉर्मल इक्वल टू एम जी माइनस दैट, ये जो नेट फोर्स आ रहा है एफ नेट, इसके बराबर आएगा। फाइन। तो नेट फोर्स क्या आ गया, एम जी माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर ई साइन स्क्वायर थीटा। तो हम लोग यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि एक्सेलरेशन जो है, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दिस इज जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर साइन स्क्वायर थीटा। तो अलग अलग थीटा पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी अलग अलग होगा। सर एक बार वापस समझाओगे, मेरे को बिल्कुल भी नहीं समझ आया ये। ठीक है दक्ष, देखो एक तो उस पर एमजी फोर्स लग रहा है अंदर की ओर, या फिर तुम ऐसा बोलो कि अंदर की ओर एक्सेलरेशन जी है, राइट, टुवर्ड्स द सेंटर। यस सर। और अगर सर्कुलर बात, तुमने सर्कुलर मोशन पूरा स्किप किया ना क्लास? यस सर। क्यों? क्या कह रहे हो सर आप? सर्कुलर मोशन तुमने क्लास ही अटेंड नहीं किया है। सर पहले क्या मिस किया? हुआ था थोड़ा। नहीं सर मिस हुआ हुआ, लेकिन फिर खुद से पढ़ा था थोड़ा।
ओके, देखो कोई भी चीज अगर सर्कल में घूमता है तो ओमेगा स्क्वायर आर फोर्स लगता है इस पे, या फिर ओमेगा स्क्वायर आर एक्सेलरेशन होता है। तो Yes, यहाँ sir. पर मैंने एम ओमेगा स्क्वायर आर कर दिया फोर्स बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल, Yes, उसका sir. कंपोनेंट लिया ऊपर, Yes, sir. तो नेट जो होगा दैट इज mg माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर साइन स्क्वायर थीटा। Yes, sir. तो ये नेट फोर्स हो गया, तो एक्सेलरेशन को मैं ये लिख सकता हूँ। Okay, sir. सर लेकिन अर्थ तो टिल्टेड एक्सिस पे घूमता है ना। उतना इग्नोर कर रहे हैं, टिल्टेड एक्सिस लेंगे फिर बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन हो जाएगा। और भी बहुत सारा चीज होगा यार। अब तुम यहाँ पर ये बोलोगे कि अर्थ भी ऐसा होता है, अब ये सब इफेक्ट भी लेंगे फिर तो मतलब बहुत सारा कुछ है, परफेक्ट स्फीयर नहीं है। अब मैं अप्रोक्सीमेट लेके चल रहा है पूरा। अच्छा कहाँ पर सबसे ज्यादा होगा? जब मेरा थीटा पोल्स पे। थीटा 0 होगा तो पोल्स पे, और मिनिमम कहाँ होगा? इक्वेटर पे। फाइन, ठीक है। तुम लोग का काम क्या होगा, ये चैप्टर अपना खत्म हो गया, इसके सारे क्वेश्चंस कर लेना। फाइन, जो भी डाउट्स होगा वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। अगला चैप्टर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है। ठीक है, अगला चैप्टर अपना मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है, उसमें ज्यादा कुछ है नहीं। तुम लोग को खुद से ही रीड करने वाला चैप्टर है, मतलब बस याद करने वाला चैप्टर है कुछ कुछ। तो अगला चैप्टर हम लोग वो करेंगे, और जो डाउट्स होगा वो करके रखना है नेक्स्ट क्लास से पहले, फिर हम लोग डाउट डिस्कस करेंगे, फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास में किसी को कोई डाउट? और कोई जनरल डाउट? क्योंकि वो नोट करना रह गया था थोड़ा सा, एक हाँ मिनट। ठीक, ओके। बाइंडिंग एनर्जी। हाँ, खुशी बॉक्स में मैंने लिखा कि जो नेट, जैसे यहाँ पर दो फोर्स है ना, तो जो नेट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो वो आदमी फील करेगा, नेट जो वो आदमी फील करेगा वो इतना होगा। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी वाला, बाइंडिंग एनर्जी वाला एक मिनट दक्ष, और किसी का कोई डाउट? बाइंडिंग एनर्जी, नहीं तो सर आप आज शेयर कर देना स्लाइड्स में, वहां से नोट कर देना। हाँ ठीक है, मैं शेयर कर देता हूँ। ओके सर, ये सही है। किसी को कोई भी डाउट जनरल कुछ भी? ठीक है, तो हम लोग आज का लेक्चर यहीं पे एंड करेंगे। क्वेश्चंस कर लेना यार एनसीईआरटी के। तुमने पता है किसी ने भी ना एनसीईआरटी सारे क्वेश्चंस नहीं लगाए थे, किसी ने भी नहीं लगाए हैं पिछले वाले, वो वाला वर्क एनर्जी पावर वाला, आई गारंटी। क्योंकि तुम लोग में से सब लोग का एक आंसर गलत है, सबका। एक बार ट्रू वो वाला कॉलम था, क्वेश्चन था ना स्टेट ट्रू एंड फॉल्स वाला, वो वाला क्वेश्चन एक बार वापस से देखना, उसका ऑप्शन डी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, सबका गलत है एक लाइन से। क्रिश मैंने नहीं बनाया है, ना मेंस बनाया ना एडवांस बनाया।